13 फरवरी 2025 की शाम को अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां पर दुनिया भर के पत्रकार भी मौजूद थे और साथ ही दो बड़े व्यक्ति भी थे। एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। 45 मिनट के आसपास की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसी बीच में भारत का एक पत्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति से एक सवाल करता है। वो सवाल करता है कि अमेरिका में होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों पर आपकी क्या राय है। जैसे ही भारत के पत्रकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति से ये सवाल पूछा तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रश्न का एक भी शब्द मेरी समझ में नहीं आया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही वो पत्रकार भी शांत हो जाता है। बराबर में उनके नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी कभी पत्रकार को देखते हैं तो कभी देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। इसी बीच में एक अफगानिस्तानी पत्रकार होता है। अफगानिस्तानी पत्रकार ने इसी सवाल को फिर से दोहराया और जैसे ही सवाल को दोहराया तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब ट्रंप ने दे दिया कि इस प्रश्न का एक भी शब्द उनकी समझ में नहीं आया है। हालांकि वहाँ ट्रांसलेट करने वाले भी थे, वहाँ पर ये समझाने वाले भी थे। आखिरकार क्या बात समझ में नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ वाली बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस सवाल का जवाब वो देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन किसी ने एक कहावत कही है, कहावत है कि हाथ का चूका फिर मारे और बात का चूका सिर मारे। दरअसल इस कहावत का अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी के बीच में घिर जाता है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता है कि अगर भविष्य में उसे मौका मिला तो वह इस बात का बदला ज़रूर लेगा, यानी कि हाथ का चूका हुआ है वो फिर मार सकता है। लेकिन कहावत ये है कि बात का चूका सिर मारे। यदि बात कहने का अगर मौका मिला है और अपनी बात को आप कह नहीं पाए तो इसका मतलब ये है कि आप भविष्य में उस बात को याद कर करके सोचते रहेंगे, काश मैंने ये बात कह दी होती तो आज इतने सारे लोग इस तरह की बातें न कर रहे होते। दरअसल भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग एक ही बात कर रहे हैं कि अगर ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो अपने दोस्त हमारे जो लोग हैं जो अवैध रूप से आपके देश में चले गए हैं उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर क्यों भेज रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, दोस्ती में दगा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कही नरेंद्र मोदी जी ने ये बात। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दरअसल है तो इंडिया की और अमेरिका की, लेकिन शुरू होती है कहानी जब हर किसी के घर तक ये बात पहुंचती है। 5 फरवरी 2025 की दोपहर 2 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उससे कुछ देर पहले तक अमेरिका का एक बड़ा सा विमान होता है और वो बड़ा सा विमान कभी दिल्ली के चक्कर काट रहा है तो कभी अमृतसर, कभी पंजाब, इस तरह से वो उड़ रहा है। 6 घंटे तक वो हवा में उड़ता रहता है। ये फैसला लिया जाना था कि आखिरकार इसको उतारना कहाँ है। इसको उतारने की जब बात थी तो ये सहमति बन जाती है कि पंजाब में एक अमृतसर है और अमृतसर में एक हवाई अड्डा है, इसको वहाँ उतार दिया जाए। उतारने के बाद फिर आगे देखा जाएगा। दरअसल इसकी उतरने की वजह ये थी, ना उतरने की, जो इसे सही से एक हवाई अड्डा दिया नहीं जा रहा था। इसके अंदर भारत के 104 लोग बैठे हुए थे। वो ऐसे लोग होते हैं जो अमेरिका में अवैध तरीके से, उनके पास ना कोई वीज़ा था, ना ठीक से पासपोर्ट था, ना कोई उनके पास वैध दस्तावेज थे, लेकिन वो अमेरिका के अंदर प्रवेश कर गए थे और अमेरिका ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ कर उन्हें भारत को जो सौंपने लगा तो अपने ही मिलिट्री के विमान में बिठाया। उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ डाली हुई थी। अब कौन बुराई मोल लेगा, इसलिए उन्होंने पंजाब के अमृतसर को चुना। जब वहाँ वो उतरते हैं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगता है। इतना वायरल होने लगता है कि फिर ये न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, अखबार हो, हर जगह पर इसी बात की चर्चा चल रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इन हमारे देशवासियों को इस तरह से भेजा जा रहा है। उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अब संसद हो या सड़क हो, हंगामा शुरू हो जाता है। और जब हंगामा चल रहा था लोग एक ही बात कर रहे थे कि आखिरकार मोदी जी कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मोदी जी बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं, इस बात पर कोई जवाब नहीं देते। हालांकि विदेश मंत्री ने ये बात कही थी कि इस तरह के लोगों को भेजना ये पहली बार नहीं है, ऐसे पहले भी होता रहा है। लेकिन पहले होता रहा है, हाथों में किसी की हथकड़ी और पैरों में किसी की बेड़ियाँ नहीं पड़ती थी, ये पहली बार हुआ है। दरअसल अमेरिका में जो अलग अलग दुनिया के लोग हैं जो अवैध रूप से घुसे हैं, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और भारत से पहले ब्राज़ील और कोलंबिया के ही जो देशवासी होते हैं उनको वो इस तरह से भेज रहे थे। अब कोलंबिया के ऊपर भी ऐसे जैसे भारत में हवाई जहाज उड़ रहा था, तो हवाई जहाज उड़ रहा था, उनसे परमिशन मांगी गई कि हम अपना हवाई जहाज़ यानी कि मिलिट्री का जो विमान है उसको हम आपके यहाँ उतारना चाहते हैं। आपके यहाँ के कुछ लोग हमारे घर में अवैध रूप से घुस गए हैं, उनको हम वापस करना चाहते हैं।
कोलंबिया ने ये बात सुनी, उसने कहा कि आपको बिल्कुल भी हवाई जहाज उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आप इसे वापस लेके जा सकते हैं। अमेरिकियों ने जब ये बात सुनी तो अमेरिकियों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसे लेके जाइए, हम आपको यहाँ उतरने की कतई किसी भी कीमत पर अनुमति परमिशन नहीं देंगे। और ठीक वैसे ही होता है, अमेरिकियों को अपना हवाई जहाज वापस लेके जाना पड़ा, लेकिन पीछे पीछे से कोलंबिया का हवाई जहाज, जो सेना का हवाई जहाज होता है, वो अमेरिका पहुँचता है और वो कहते हैं कि हमारे कितने लोग हैं, जितने भी हैं हमारे हवाई जहाज में बैठाइए, हम सह सम्मान इनको अपने देश लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से आप भेज रहे थे हम बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में अब हमारे देश में वो बवाल मचा हुआ था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि भाई भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की अच्छी दोस्ती है। एक तरफ तो वो हमारे देशवासियों को हवाई जहाज में बैठा के भेज रहे थे, लेकिन इसी बीच में इत्तेफाक हो या फिर पहले से तय था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में एक दौरा था 2 दिवसीय। पहला 12 फरवरी, दूसरा 13 फरवरी को। अब जब ये दौरा था 2 दिन का, तो भारतवासियों को लग ही रहा था कि हो ना हो प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से ये बात ज़रूर कहेंगे, भाई हमारे जो लोग हैं इनके साथ आप अच्छे से पेश आइए, इनको आप ठीक से भेजिए, इस तरह से हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियाँ मत डालना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस बात को कह नहीं पाते हैं। हालांकि उन्हें कहने का एक मौका मिलता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ज़रूर आई थी कि भाई हम अपने जितने भी अवैध रूप से आए हुए लोग हैं आपके इस देश में, हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात कहने का जो मौका था वो मोदी जी कह नहीं पाए, और जब कह नहीं पाए इससे पहले कि कुछ और बात बढ़ती, तो बस 2 दिवसीय जो उनका दौरा था वो पूरा हो जाता है। अब अमेरिका से 2 विमान उड़ते हैं। एक विमान वो था जो खुद मोदी जी का विमान होता है, और एक विमान वो था जिसमें अवैध रूप से अमेरिका के अंदर गए भारतवासियों को भेजा जा रहा था। कुछ समय पहले तो प्रधानमंत्री उतर जाते हैं, और कुछ समय के बाद फिर अब उन्हें उतरना था, यानी कि जो 116 भारतवासी होते हैं जो अवैध रूप से अमेरिका गए थे, अब इनको ये उतरते हैं 15 फरवरी 2025 की रात लगभग 11:40 पर पंजाब के अमृतसर के हवाई अड्डे पर। जैसे ही ये हवाई अड्डे पर आकर हवाई जहाज उतरता है, तो भारत की मीडिया की नज़र थी उस हवाई जहाज़ पर, मिलिट्री के जहाज़ पर, कि जिसमें क्या 116 लोग बैठे हुए थे, कि आखिरकार इस बार हाथों में हथकड़ी होगी या नहीं होगी, पैरों में बेड़ियां होंगी या नहीं होंगी। जैसे ही लोग उतरते हैं तो पता चलता है 4 तो महिलाएं थीं, 2 बच्चे थे, 110 उसमें पुरुष होते हैं। बच्चों को तो शायद बख्श दिया गया है, बाकी किसी को भी नहीं बख्शा। हर किसी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ। 60 घंटे का वो सफ़र होता है, 60 नहीं 66 घंटे का, 66 घंटे का वो सफ़र होता है। अब किसी को टॉयलेट आता है तो वो हाथों में हथकड़ी होगी, या फिर वो उसे कुछ खाना खाना है, सोना है, कुछ भी करना है, तो कुछ इस तरह से उनके बेड़ियाँ थीं जो हटाई नहीं जा रही थी। इसमें 116 में 67 पंजाब के होते हैं, 33 हरियाणा के, 8 लोग गुजरात के होते हैं, 3 लोग उत्तर प्रदेश के होते हैं, गोवा के 2 होते हैं, महाराष्ट्र के 2 होते हैं, हिमाचल प्रदेश का 1 होता है, जम्मू और कश्मीर का 1 होता है। कुल मिलाकर ये आ तो जाते हैं, और इन्होंने जब मीडिया के सामने अपनी परेशानी बयां की, इन्होंने बताया कि हमारे साथ कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ, हमें 66 घंटे तक ऐसे गया। देखिए अमृतसर के बंडाला एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला जितेंद्र सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। वो बताता है कि सितंबर 2024 में वो 50 लाख रुपए एजेंट को देकर और डंकी मार्ग से गया था, और डंकी मार्ग से जाने के बाद वो बॉम्बे गया, गोयाना गया, पनामा गया, वहाँ जाकर वो इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन जाते ही वो पकड़ा जाता है, और पकड़े जाने के बाद उसके साथ जो वहाँ पर सलूक किया जाता है वो बहुत ही भयानक होता है। अब ऐसे ही वो हवाई जहाज में भी ऐसे होता है। साथ ही कपूरथला का एक भोलाद जगह लगती है, वहाँ का मनदीप सिंह होता है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है। वो बताता है कि 66 घंटे हमारे हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई थी, और पिछले 15 दिन से ना तो उसने ब्रश किया, ना ही वो नहाया था, और खाना, टॉयलेट वगैरह सब कुछ जो कर रहे थे वो बंधक बने हुए कर रहे थे। दरअसल रोजगार नहीं था, रोजगार की तलाश में गए थे, सही तरीका मिल नहीं पा रहा था, ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए वो अमेरिका जाना चाहते थे ताकि वहाँ जाकर लाखों रुपए कमाएं। लेकिन इसके लिए इसके बदले में उन्होंने अपना घर बेचा, अपनी ज़मीनें बेची, जो अपने जमा पूंजी थी, यानी कि गुल्लक में जो पैसे थे वो भी बेच ख़त्म कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और हाथ लगा कुछ नहीं। इस तरह से अमेरिका ने 7,25,000 लोगों को लगभग चिन्हित किया है। उनमें से 20,407 ऐसे हैं जिनको बिल्कुल रडार पर ले लिया गया है, जिसमें से 2,467 ऐसे हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया है। उसी में से उठाकर 104, उसी में से उठाकर 116 लोगों को भारत भेज दिया गया है। 17,940 ऐसे हैं जिनके पैरों में एंकल पड़ा हुआ है, यानी कि उनके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, उस सीमा से वो बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। अब 104 आए हैं पहले दस्ते में, दूसरा दस्ता आया 116,
फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा। इसलिए हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां जो पड़ रही है उसकी शायद सभी को आदत लेनी चाहिए। अब इस पर ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 13 और 14 फरवरी को जो एक मौका मिला था नरेंद्र मोदी जी को, 12 और 13 फरवरी को, वो अपनी बात कह नहीं पाए और शायद इस बात का उन्हें भविष्य में पछतावा होगा या नहीं होगा। वो अपने दोस्त से इस ढंग से बात कर पाते कि हमारे देशवासियों को आप इस तरह से ना भेजें तो ज़्यादा अच्छा है। अमेरिका ने 7,25,000 ऐसे भारतीयों को चिन्हित किया है जो अवैध रूप से वहां पर प्रवेश कर गए थे। उनसे 20,407 ऐसे लोग हैं जिनको वापस भेजने की पूरी तैयारी है। पहला जत्था जो 104 लोगों का भारत आ चुका है, 116 है जो दूसरा जत्था आ चुका है, तीसरे चौथे की लगातार ऐसे चलता रहेगा। अगर हम एक व्यक्ति के खर्चे की बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास एक व्यक्ति को अमेरिका से भारत भेजने में खर्चा आ रहा है। और यदि कि सामान्य रूप से ये आते तो लगभग एक व्यक्ति पर 70,000 रुपये के आसपास का खर्चा आता। शायद हो सकता है अगर जो इन्हें सीधे सीधे भारत, अपने जैसे कि कोलंबिया ने अपने सेना भेजी, अपने विमान भेजे, तो वहाँ से लोगों को लेके आए, क्योंकि भारत की जो संख्या है वो 7,25,000 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में ये मामला फिर अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाएंगे उनको लाने में, तो शायद ये खर्चे ज़्यादा ना हो सकता है, इसलिए बचने की कोशिश की जा रही है। दरअसल एक छोटी सी कहानी है, इसे अगर आप सुनेंगे तो शायद आप लोगों को सोचकर हैरान रह जाएंगे। जब एक व्यक्ति से एक पत्रकार ने पूछा कि आप कैसे रास्ते से गए थे, तो उसने एक रास्ता बताया था कि पनामा की तरफ से जब हम जा रहे थे तो लगभग 100 किलोमीटर का जंगल होता है और वहाँ लाशों के जगह जगह ढेर मिल रहे थे, वहाँ पर कंकाल मिल रहे थे। उन्हें देखकर तो रूह कांप रही थी, सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार यहाँ से लोग गुजरते हैं डोंकी मार्ग से और इतना खतरा है। दरअसल उस खतरे की हम बात करते हैं। अमेरिका और कनाडा की सीमा से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है, वहाँ पर कुछ पुलिस वाले गश्त कर रहे थे और इसी बीच में एक टैक्सी लेके जा रहा था। टैक्सी संचालक नाम होता है, अमेरिका का ही था, नाम होता है शॉन्ड। शैंड को जैसे ही पकड़ा जाता है तो उसकी गाड़ी के अंदर 15 सीटर गाड़ी होती है, उसके अंदर 2 उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन, कहाँ से हो, तो वो कहते हैं कि हम भारत के गुजरात प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ पर आए थे, यानी कि डोंकी मार्ग से, गलत रास्ते से हम लोग यहाँ पर प्रवेश कर गए हैं। पुलिस वालों ने जब आसपास नजर मारी तो 5 लोग और मिल जाते हैं, कुल मिला के 7 लोग मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए थे उनमें से जब उनके जो भी बैग वगैरह थे उनको चेक कर रहे थे, चेक करते करते पता चलता है कि एक बैग ऐसा था जिसमें बच्चों के कपड़े थे और बच्चों के खेल खिलौने भरे हुए थे। तब उनसे पूछा जाता है कि तुम तो बड़े हो लेकिन तुम्हारे पास जो बैग है इसमें खेल खिलौने क्यों हैं? तब वो कहने लगते हैं कि साहब ये बैग हमारा नहीं है, लेकिन हाँ एक परिवार हमारे साथ जरूर था जो हमसे कुछ दूरी पर जाके वो गुम हो गया है। आखिरकार जब ये बात कही जाती तो शैंड कहता है साहब बच्चे हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात सरकार तक पहुंच जाती है और सरकार ने उनको ढूंढना जब शुरू किया है तो आखिरकार थोड़ी सी मेहनत करने के बाद पता चल जाता है कि 4 लाशें मिल जाती हैं। 4 लाशों में एक लाश होती है जगदीश पटेल की, उम्र होती है 39 साल। उसकी पत्नी होती है वैशाली पटेल, उम्र होती है 37 साल। बिहांगी पटेल, उम्र होती है 11 साल। धामिक पटेल, उम्र होती है 3 साल। दरअसल ये गुजरात प्रदेश की गांधीनगर, वहाँ की तहसील है कलोल, तहसील कलोल का गांव लगता है डिंगुंचा, और डिंगुंचा के रहने वाले हुए होते हैं। दरअसल जगदीश पटेल जो होता है वो छोटी सी नौकरी कर रहा था, उससे 8-10 हज़ार रुपये मिलते थे। उसने और उसकी पत्नी ने सपना देखा कि हम लोग डोंकी मार्ग से, क्योंकि उसकी गांव का ज्यादातर सदस्य हर घर से एक न एक तो है ही ऐसा जो अमेरिका में है, तो ये पति पत्नी ने प्लान किया कि क्यों ना हम भी जाकर अमेरिका में शिफ्ट हो जाएं। इसके लिए उनके पास अपनी जो भी कुछ जमा पूंजी, सब कुछ धन दौलत था, सब कुछ बेच दिया। 65 लाख रुपए में एजेंट को पैसे दिए, कहा ठीक है अब चले जाओ। अब ये चले जाते हैं, उनको एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है, वहां से इन्हें अब आगे का जो सफर था वो पैदल तय करना था। लेकिन जब ये चल पड़ते हैं तो इनके पास जो कपड़े थे वो सामान्य कपड़े थे, लेकिन जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो -37 डिग्री सेल्सियस तापमान था और जब वो चल रहे थे तो कपड़े ना होने की वजह से वो जम जाते हैं और मर जाते हैं। दरअसल ये बताया जाता है कि अगर 100 लोग डोंकी मार्ग से जाते हैं तो उसमें से 30 मारे जाते हैं। इसलिए पनामा के आसपास या ऐसी जगह जहाँ का तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, वहाँ लाशों के ढेर या फिर कंकाल मिलना इसलिए भी आसान होता है। जिसका एक बार चला गया वो भले ही यहाँ पर इंडिया में कितना ही रोआ पीटी करता रहे, क्योंकि वो नंबर 1 के रास्ते से नहीं गया था, इसलिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। नंबर 2 के रास्ते से जाता है, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। और अगर नंबर 1 के रास्ते जाता तो शायद इस तरह की दिक्कत नहीं होती। जाना है तो जाइए, लेकिन नंबर 1 के रास्ते से जाइए, डोंकी वाला मार्ग मत चुनिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और